विज्ञान का पेपर देखते हैं उत्तर सहित, तो आप प्रश्न मिला लीजिएगा। पहला प्रश्न है कक्षा 7वीं का, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है सी वाला, रहट, आप मिला लीजिएगा। उसके बाद नंबर 2 पर है चित्तौड़गढ़ किला स्थित है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। चित्तौड़गढ़ किला स्थित है, उत्तर है सी, राजस्थान। नंबर 3 पर है बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर में आपको लगा देना है बी, पूर्व में। इसके बाद चौथे नंबर का है जनसंख्या घनत्व कहलाता है, बी वाला उत्तर लगाना है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग। उसके बाद नंबर 5 पर है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है, उत्तर है सी वाला, सरकार द्वारा। तो ये तो था पहला पेज। अब मैं आपको दूसरे पेज पर नंबर 6 वाला बता देता हूँ। तो नंबर 6 पर हम जाएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये रहा छठे नंबर का, जो कि है रिक्त स्थान। संग्राम शाह के पुत्र दलपत ने रानी, रिक्त स्थान में आएगा दुर्गावती के साथ विवाह किया। नंबर 7 पर है रामानुज विष्णु भक्त, यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा अलवारो से बहुत प्रभावित थे। 8वें नंबर के रिक्त स्थान में आएगा खारा, महासागरों एवं समुद्रों का जल खारा होता है। नंबर 9 पर है वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, संक्रामक बीमारियां कहलाती है। नंबर 10 पर आएगा शुरुआत में ही समोआ, द्वीप प्रशांत महासागर। बाकी आप आगे निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये 10 आ गए। अब हम चलते हैं 11वें नंबर पर। तो 11वें नंबर पर आएगा हमारे तीसरे नंबर के पेज में, इसको हम जूम कर लेते हैं, आप प्रश्न मिला लीजिएगा। 11वें नंबर पर है समुद्र पुलिन का निर्माण कैसे होता है? तो समुद्र किनारों पर समुद्री अवसाद जमा होने से समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। ये हो गया 11वें नंबर का। इसके बाद आपको 12वां लिख लेना है यहीं से, ठीक है। 12वां है गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। यहाँ पर दिया गया है कोई 4, तो हम 4 ही लिखेंगे। गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर ये हैं: वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, हरिद्वार। ये हो गया 12वां। उसके बाद आप 13वां देखिएगा, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। यहाँ पर उत्तर है सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, कई प्रकार के सांप और छिपकलियाँ आदि है। ये हो गए 13 नंबर तक। अब हम चलते हैं नंबर 14 वाला प्रश्न। तो नंबर 14 वाला प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ पर। मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, भाई साहब सीधा हो गया है। इसको मैं जूम करता हूँ, ये है जूम। भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? उत्तर छोटा सा है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ निम्नलिखित है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। आप ये उत्तर लिख लीजिए। उसके बाद नंबर 15, आप इसको पुश करके लिख लीजिएगा, मैं फटाफट बता देता हूँ। ये 15 नंबर पर है, वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता दर का प्रतिशत लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में आएगा 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 40.40% और महिला साक्षरता दर 15.35% है। ये हो गया 15 नंबर। अब आपको आना है 16 नंबर पर। संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर उत्तर आएगा एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये हो गए 16 प्रश्न। अब मैं आपको ले चलता हूँ नंबर 17 पर। नंबर 17 है यहाँ पर 5वें नंबर पर। तो यहाँ पर लिखिएगा
मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये छोटा सा है, आप लिख लीजिएगा। मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं निम्न है। भूमि मूल्यांकन की पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर राजस्व तय किया जाता है। औसत उपज का 1/3 हिस्सा राज्य का हिस्सा था। नंबर 3 पर है, आमतौर पर भुगतान नगद में किया जाता था। तो आप इसके बाद 18 नंबर का देखिएगा, ये है हमारे 6 नंबर वाले पेज पर। आप देखिएगा, ये रहा 6वां नंबर। तो यहाँ पर आएगा, जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है। तो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। बादशाह जहांगीर ने भी अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे अलग अलग इलाकों से अपने बेलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सेना के अभियानों के समय भी यही लोग अपने बेलों पर सेना के लिए खाने पीने के सामान की ढुलाई करते थे। ऐसा माना जाता है कि किसी भी सेना के लिए 1 लाख बेल अनाज ढोते होंगे। तो ये हो गया 18 नंबर। अब हम चलते हैं 19वें नंबर पर। तो आप 19वां नंबर, यहाँ पर डायरेक्ट 20 आ गया, तो आप 20 लिख लीजिएगा, 19 हम बाद में देख लेते हैं। 20वें नंबर पर है, पवन किसे कहते हैं। पवनों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। उसके बाद नीचे देखिएगा, पवनों के प्रकार। पवनों को मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है स्थायी पवने। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। नंबर 2 पर है मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। नंबर 3 पर है स्थानीय पवने। यह पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। ये हो गया 20 नंबर वाला। तो हम चलते हैं 21 नंबर पर। मैं आपको बता दूं, मैंने एक प्रश्न का उत्तर लिखा है। अब हम आ चुके हैं 21 नंबर पर। 21 नंबर को आप देख लीजिएगा। पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है। उत्तर है, पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा इसलिए होता है क्योंकि इन दुकानों से जुड़े कई खर्च होते हैं। इन खर्चों में दुकान का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क और कर्मचारियों की तनख्वाह शामिल है। इन्हें ओवरहेड लागत भी कहते हैं। इसके बाद 22वां भी यहीं पर आपको मिल जाएगा। मैं जूम कर देता हूँ। ऑनलाइन खरीदारी कैसे की जाती है। यहाँ पर उत्तर है, ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए आपको किसी विश्वसनीय वेबसाइट या ऐप पर जाना होता है। इसके बाद आपको अपना खाता बनाना होता है और वहाँ से खरीदारी करनी होती है। अगर आपको ऑनलाइन खरीदारी करनी है तो सावधानी से करिएगा। ये हो गए हमारे 22 प्रश्नों के उत्तर। इसके बाद हम आ जाते हैं 23वें पर। इसको जूम कर देता हूँ। शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। शेरशाह ने एक नया सैन्य और आर्थिक प्रशासन संगठित किया और एक ही टंका से रुपया किया। उन्होंने एक प्रभावी डाक प्रणाली का आयोजन किया। यह 24 नंबर पर है। चोल शासनकाल में कृषि व सिंचाई व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चोल शासनकाल में कृषि और सिंचाई व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ था। कावेरी नदी पर पत्थर के बांध बनाए गए थे। इन बांधों से नहरों के जरिए दूर दराज के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। उसके बाद कई कुएं खोदे गए थे। उसके बाद अगला आप देखिएगा कहाँ पर आता है। तो चलिए, कुछ हिस्सा रह गया था तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। कई कुएं खोदे गए थे। पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाए गए थे। टैंक समितियाँ और उद्यान समितियाँ थी। तो ये हो गए हैं 24। उसके बाद आपको देखना है 25 नंबर वाला। 25, 26 इकट्ठा है, आप देखिएगा। पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है।
समझाइए। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए जमीन देता है। पर्यावरण से हमें कई तरह के संसाधन भी मिलते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रश्न नंबर 26, सेंसरशिप से क्या आशय है, यह क्यों आवश्यक है? उत्तर है, सेंसरशिप का मतलब है कि किसी सामग्री को सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा रोकना या नियंत्रित करना। यह किसी विशेष सामग्री का सार्वजनिक रूप से प्रसारित होने से रोकने के लिए किया जाता है। सेंसरशिप के जरिए समाज के हित में रहकर विवादास्पद या आपत्तिजनक विषयों को नियंत्रित किया जाता है। तो ये हो गए आपके 26 प्रश्न। मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तरों के लिए ग्लोबल ज्ञान नाम के यूट्यूब चैनल का उपयोग किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी हेल्प करते हैं। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर से अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।